जय हिंद साहब। और सब कैसे हैं? आरंभ करें आज की कक्षा को। और बताइए कल क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, शिक्षा शास्त्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं पिछली कुछ कक्षाओं से लगातार, और उसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं। जनाब इसको थोड़ी देर रहने दीजिए, अभी आएंगे बार बार बजाएंगे इसे। और उसमें है ना प्रभु, उसमें है ना? हाँ। देखना, आगे बढ़ते हैं और आज हम कुछ चीजों के बारे में समझते हैं। देखिएगा, कविता शिक्षण या पद्य शिक्षण, कविता शिक्षण या पद्य शिक्षण। कविता किसे कहते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि जो छंद युक्त रचना होती उसे कविता कहते हैं, जो छंदबद्ध रचना होती उसे कविता कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसपूर्ण वाक्य को ही क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। जिसमें रस बरसे वही क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। रस किसे कहते हैं? अरे सरते ही थी रस है, जो प्रवाहित होता है वही क्या है? रस है। क्या है? रस है। खैर, कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं बताइए जरा। कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम में कविताएं क्यों शामिल की जाती है? उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है बताइए। रसानुभूति। ऐसे थोड़ा जोर से बोला करो। कौन क्या? मैं मुख्य उद्देश्य पूछ रहा हूं। विद्यालय रस अनुभव करने का स्थान नहीं है, कपिल शर्मा का शो नहीं है वो, तो आप वहां रस का आनंद लेने के लिए आए। ये प्रधान उद्देश्य नहीं हो सकता कविता शिक्षण का। उद्देश्य तो है, क्योंकि काव्य रसपूर्ण होता है तो रस की अनुभूति तो करेंगे। पाठ्यक्रम में कविताएं क्या मनोरंजन के लिए शामिल की जाती हैं? तो फिर बताऊं क्या? कल्पना शक्ति का विकास, बच्चे की कल्पना शक्ति जागृत हो, इसके लिए क्या की जाती है? कविताएं पढ़ाई जाती है। अरे बालक कल्पना करेगा, ठीक है, तभी तो आगे के जीवन के बारे में सोचेगा। जैसे अब आपने कल्पना की है सरकारी नौकरी की, और उस कल्पना को साकार करने के लिए आप प्रातः काल की इस वेला में नहा धो करके आए हैं ना, नहा धो करके, तब ठीक है। ठीक है, तो बच्चे की कल्पना शक्ति, मूल उद्देश्य यही रहता है। बच्चे की कल्पना शक्ति के विकास करने के लिए कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। कल्पना शक्ति के साथ साथ अपन एक चीज और कह सकते हैं, क्या? सृजनशीलता का विकास करना, रचनात्मकता जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, उसके विकास के लिए भी कविता शिक्षण करवाया जाता है। बाद में तो इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं जो कहने की जरूरत भी नहीं। कविता पाठन की योग्यता का विकास करना, बच्चा कविता पढ़ना सीखे, उचित लय गति के साथ, आरोह अवरोह के साथ कविता पढ़ना सीखे, है राग के साथ कविता पढ़ना सीखे, ठीक है, हाव भाव व्यक्त करते हुए कविता पढ़ना सीखे। ये तो बहुत सी बातें की जा सकती है, लेकिन मूल उद्देश्य क्या हो गया भैया? बोलो क्या हो गया? कल्पना शक्ति को जागृत करना। और किसका विकास करना? रचनात्मकता का। अब रसानुभूति, वो बाकी सब गौण उद्देश्य रहेंगे, वो भी, हालांकि गौण भी नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन पाठ्यक्रम में वो चीजें शामिल की जाती है जो कुछ गुणों का विकास करे। मूल ध्यान क्या रखा जाता है कि बच्चे में कल्पनाशीलता विकसित हो, बच्चे में सृजनात्मकता का गुण विकसित हो। इसके लिए उसको क्या पढ़ाई जाती है? कविता पढ़ाई जाती है। अब देखो, कविता शिक्षण की कई विधियां होती है। एक होती गीत विधि, ध्यान से समझना। कौन सी विधि? गीत विधि। कौन सी विधि? गीत विधि। ये क्या होते भैया? हाँ जी भाई, जैसे छोटे जो बच्चे रहेंगे उसमें आगे आगे तो आप गाएंगे, पीछे पीछे बच्चे गाएंगे। एक बादली आज बरसती जा, पीछे पीछे बच्चे गाएंगे। कैसे गाएंगे बताना जरा। इतने बच्चा थोड़ी होते, तो बूढ़ा बच्चा। बादली आज, बस जैसे बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कौन, फिर बच्चे बोलेंगे बुंदेले हर बोलों के मुंह। अरे वो उससे क्या होगा? कक्षा में रोचकता आएगी। अरे कक्षा में क्या आएगी? अब बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा जो है, प्राथमिक स्तर का जो बालक है, वो जो है ना, काव्य के सौंदर्य तत्वों का बोध नहीं जानता, उसको मतलब भी नहीं है। उसको तो गाने में मजा आएगा, तो आगे आगे आप गाएंगे और पीछे पीछे
बच्चे गाएंगे। अब इनमें बहुत ज्यादा समझने समझाने की जरूरत है नहीं। मुझे बताइए ये किस स्तर पे काम की है? अब आपको ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाए, ठीक है। ये तो प्राथमिक स्तर के जो नन्हे मुन्ने बालक होते हैं उनके काम की विधि है। कौन सी? गीत विधि। इससे क्या होगा, इससे कौन सा गुण डेवलप होगा आप बता सकते हैं? कविता पाठन की योग्यता का विकास हो, बच्चा गा पाएगा। लेकिन ये जरूर ध्यान देना, इसमें केवल गाने पे ही बल देना, ऐसा नहीं कि बच्चे इसमें ऐसे अंग संचलन भी चालू कर दे। इसमें केवल क्या है? गीत विधि, केवल गाएंगे ही गाएंगे, ठीक है। अब एक ऐसी ही विधि और होती अभिनय विधि। कौन सी विधि? अभिनय विधि। इसमें क्या होगा? गाने के साथ साथ अभिनय भी होगा। जैसे छोटे बच्चों को जैसे ऐसे कहते हैं ना, कैसे कबूतर उड़ता जाए, तो सब पूरे बच्चे करते हैं कैसे कबूतर उड़ता जाए, है। तो उसमें जो कविता होगी उस कविता के गायन के साथ साथ हाव भावों का प्रकटीकरण भी करेंगे। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि हाव भाव प्रकट करते करते बच्चे उछल कूद न मचा दे, ठीक है। कक्षा भाई छोटे बच्चे हैं, ध्यान देना है ना, हर समस्या को भी उसी स्तर से देखना होगा। भाई जैसे अब आप तो उछल कूद नहीं मचाएं, हालांकि कक्षा में बैठते समय वो दूसरा विषय है। कल ही मैंने फर्स्ट ग्रेड वालों को डांटा, मैंने कहा क्या बचपना कर रखा है, बचपने में भाववाचक संज्ञा होती, ध्यान देना ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हाव भावों का प्रकटीकरण तो हो, लेकिन हाव भावों के प्रकटीकरण के चक्कर में कक्षा के अनुशासन का भंग ना हो, ये ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, बच्चे में अभिनय कौशल भी विकसित होगा और बच्चा कविता गाना भी सीख जाएगा उचित आरोह अवरोह के साथ। इस कविता से, इस विधि से कभी पढ़े हो? आजकल की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती है या नए तरीके की हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, जो भी स्कूल्स हो, वहां छोटे बच्चों को ऐसी ही विधियों से तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिए, पहले बच्चे स्कूल न जाने के लिए रोते थे, आजकल बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते हैं। इसका कारण क्या है? स्कूल का माहौल, स्कूल का माहौल। अरे पहले तो मोहल्ले में 20 खेलने वाले मिल जाते थे, अब स्कूल में खेलने वाले मिल जाते हैं। बेचारी जो शिक्षिकाएं आती हैं उनको खिलाती ही हैं और क्या करती हैं, है। आजकल तो एक प्ले स्कूल चलता है, खेल विद्यालय, उसमें खिलाया ही जाता है बच्चों को, ठीक है। बच्चों को खेल खिलवाते हैं नए नए, तो उनको वहां ग्रुप मिल जाता है, वो वहां डोन बन करके खेलते हैं, आनंद लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन से स्तर की विधियां हैं भैया? बोलो महाराज, प्राथमिक स्तर की। अब इसके बाद अपन जैसे एक विधि का चिंतन करें, वो होती अर्थ बोध विधि। कौन सी विधि? अर्थ का बोध होगा। कैसे? ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं चौथी पांचवी के स्तर से ये विधि काम में ले सकते हो और माध्यमिक स्तर तक, उच्च माध्यमिक स्तर तक इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। क्या होता है, कविता पढ़ी या बच्चे को किसी को खड़ा किया कि बच्चा खड़ा हो जा, ये कविता पढ़, बच्चे ने कविता पढ़ दी। अब आप जो है ना, आप शिक्षक हैं, आप उस कविता का अर्थ बच्चों को समझा दें, एक एक शब्द का, कठिन शब्दों का अर्थ आप बच्चों को समझा दें। वो कौन सी विधि हो गई जी? अर्थबोध विधि। इसको अर्थ कथन विधि भी कहते हैं, ठीक है। इससे मुझे एक चीज बताओ, कविता शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त होगा क्या? हाँ जी? नहीं, क्योंकि ना तो सौंदर्य तत्वों का बोध होगा, ना जो है ना रसानुभूति होगी, ना आनंद आने वाला है, केवल आपने उनकी व्याख्या करा दी। तो ये तो एक तरह का पद्य होकर के भी गद्य शिक्षण जैसा हो गया, ठीक है। अरे भाई जैसे हमने एक पंक्ति पढ़ी कि हाँ एक हम तो एक एक करी जाना, अब अर्थ बता दिया भैया, एक एक में यमक अलंकार है, इसका ये अर्थ है और ठीक है। अब इसमें पद्य शिक्षण की रसानुभूति कैसे होगी? इसलिए कविता पढ़ते समय अमूमन हम पहले वाचन करते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ये अर्थबोध विधि में, हालांकि आप और हम हमारे विद्यालयों में हमेशा इसी विधि से पढ़ते आए हैं, यही विधि प्रयोग मिली, ये बड़ी प्राचीन विधि है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक है महाराज। इससे कविता शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। अरे भाई गुरुजी एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उसमें पद्य और गद्य में फिर अंतर कहां रहा? वो पद्य शिक्षण तो कैसा हो गया? गद्य शिक्षण जैसा हो गया। कैसा हो गया? गद्य शिक्षण जैसा हो गया। समझ रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। तो इससे भी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए तरीके निकालते जा रहे हैं। फिर आपने एक तरीका निकाला, खंडान्वय विधि। कौन सी विधि? अब आपने क्या किया, मान लीजिए आपकी कविता बड़ी है, मस्तिष्क में बैठा लेना इन तमाम चीजों को। कविता बड़ी है, आपने उसको अलग अलग खंडों में बांट लिया, बांट करके एक खंड पढ़ाया, पढ़ा करके उस खंड से जुड़े हुए प्रश्न बच्चों से किए। हालांकि ये ऊंचे स्तर की विधियां हैं,
ठीक है, ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पे आप काम में नहीं लेंगे, उससे बड़े स्तर पे इन विधियों को काम में लेंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ खंडान्वय जैसी विधियां, ठीक है, आपने एक खंड पढ़ाया, खंड पढ़ा करके बच्चों से क्या किया, प्रश्न किया, बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए, इससे क्या होगा, बच्चों की सक्रियता बनी रहेगी। वरना ये जैसे अर्थबोध विधि थी, इसमें बच्चा तो मूक श्रोता बन करके बैठा है, अरे बच्चा तो श्रोता बन करके बैठा है, आप बोलते गए, आप समझाते गए, बच्चों ने क्या सीखा, और बच्चे उसको जैसे वो जो आप पढ़ा रहे हो उसका अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, आपको कैसे पता चला, वो तो केवल चुपचाप बेचारे बैठे बैठे सुन रहे हैं। अब उनको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, आपको तो कुछ पता नहीं चल रहा, प्रैक्टिकली होकर के सोचो, ठीक है। लेकिन खंडान्वय विधि में इसी दोष का तो निराकरण किया गया। आपने 4 पंक्ति पढ़ा दी, 4 पंक्तियों से जुड़े हुए प्रश्न किए आपने 5-7 बच्चों को बीच में से रैंडमली खड़ा करके, तो इससे क्या होगा, बच्चा कक्षा में ध्यान भी रखेगा और आपको भी ये पता चलेगा कि इतना तो ये सीख गए, ये यहां वाली चीजें ये नहीं सीख पाए, तो आप उसके अनुसार रणनीति बना करके आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कक्षा में सक्रियता रहती है, कक्षा में क्या रहती है, सक्रियता, और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संवाद हो जाएगा, ठीक है। वरना जैसे अर्थ कथन में तो आप केवल आप ही प्रमुख भूमिका में थे, बच्चा तो केवल मुख्य श्रोता बन करके बैठा था, लेकिन इस खंडान्वय के अंदर आप भी भूमिका में हैं और बच्चे भी भूमिका में है। आपने 4 पंक्तियां पढ़ाई, पढ़ा करके उनसे जुड़े हुए छंद का प्रश्न पूछ लिया जी, इसमें रस कौन सा है ये पूछ लिया जी, इसमें अलंकार कौन सा है ये पूछ लिया जी, इसमें किस काव्य गुण का प्रयोग हुआ, किस काव्य दोष का प्रयोग हुआ, इस शब्द का अर्थ क्या था, पंक्ति का शब्दार्थ क्या था, पंक्ति का भावार्थ क्या था, ऐसे आपने प्रश्न कर लिया, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही पाठ को आगे लेकर के जाया जाएगा, इससे बच्चे कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे। और प्रश्नोत्तर में एक चीज का ध्यान देना है, आपको भावार्थ संबंधी प्रश्न अधिक करने होते हैं। शब्दार्थ तो सामान्य विषय है, आप ऊंची कक्षाओं में काम में ले रहे हो, तो शब्दार्थ नहीं, भावार्थ संबंधी प्रश्न आपको यहां अधिक करने चाहिए। या काव्य के जो साहित्यिक जो प्रश्न होते हैं ना, या काव्य शास्त्र के जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न करने चाहिए। तो इसमें बच्चे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ गए, इसका दोष क्या हुआ मुझे ये बताओ। आप सोचो इस विधि में क्या दोष है फिर, बताइए। बच्चों में कविता प्रवाह, कविता वाचन का गुण विकसित ही नहीं हो पाया। भाई ये गुण तो है कि बच्चे समझ तो बहुत अच्छे गए, सक्रियता भी रही, पाठ भी पूरा आत्मसात कर लिया, लेकिन काव्य शिक्षण का एक जो उद्देश्य था रसास्वादन करवाना, जो आप कह रहे थे आरंभ में, वो हो पाया क्या? अरे रसास्वादन हो पाया क्या? कविता पाठन की योग्यता का विकास हो पाया क्या? नहीं। तीसरी बात, काव्य में कुछ सौंदर्य के तत्व होते हैं, वो कविता को लय के साथ पढ़ते हैं तभी उनकी अनुभूति होती है, वो अनुभूति हो पाएगी क्या? अरे हो पाएगी क्या? मान लीजिए हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये झांसी की रानी वाली पढ़ रहे, बुंदे लेके हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये 2 लाइनें पढ़ाने के बाद मैं कहूं भाई बुंदेले का तो क्या अर्थ होता है, हर बोले का क्या अर्थ होता है, तो कविता का जो रस था उसमें भंग पैदा हुआ कि नहीं हुआ? रसभंग तो हो गया, ठीक है। और कविता में कुछ सौंदर्य भी होता है जिसको सुनकर के, जैसे कई बार आप तालियां बजाते हैं ना कई पंक्तियों को पढ़ करके, ठीक है, तो वो उनके बीच में उनका अर्थ समझाने लग जाए तो आप वहां तालियां नहीं बजा पाएंगे। बीच में प्रश्न करने लग जाए तो काव्य का जो सौंदर्य तत्व था उसका आपको बोध होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? दोष हो गया। कौन सा हो गया? दोष। तो फिर बाद में महाराज हम दूसरी विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि? कौन सी विधि? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में क्या होगा? कविता पढ़ाएंगे, कविता का प्रसंग होगा, कविता का संदर्भ होगा, कविता की व्याख्या होगी और कविता की विशेष बातों की चर्चा होगी। जैसे अपन 11वीं 12वीं में 9वीं 10वीं में व्याख्या करते हैं ना, तो व्याख्या में हम क्या क्या लेते हैं? संदर्भ लेते हैं, ठीक है, फिर प्रसंग लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, व्याख्या में शब्दार्थ लिखते हैं, फिर भावार्थ लिखते हैं, फिर विशेष में उसमें क्या, कोई अलंकार कौन सा है, उसमें रस कौन सा है, कोई विशेष बिंदु क्या है, उसके बारे में लिखते हैं। ऐसा ही करते हैं अपन। तो ये कौन सी विधि हो गई? व्याख्या विधि। लेकिन ये ऊंची कक्षाओं में काम की विधि है और इस व्याख्या विधि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? देखो, ये जो व्याख्या विधि है इसको काव्य शिक्षण पढ़ने के लिए कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक तो कौन सी होगी? व्यास प्रणाली। कौन सी प्रणाली? व्यास प्रणाली। दूसरी होगी तुलना प्रणाली। कौन सी प्रणाली? तुलना प्रणाली। और तीसरी कौन सी होगी? समीक्षा प्रणाली। कौन सी प्रणाली? देखो, व्यास मानी विस्तार, व्यास मानी विस्तार।
आप कभी राम कथा सुने हो या देखा तो है, टीवी का पैटर्न तो देखा होगा टीवी पे। तो उसमें एक महाराज जी मंच पे बैठते हैं, उनको कथा व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यास मानी वो कथा को विस्तार देते हैं। आपको और हमको सबको पता है कि राम जी दशरथ जी के यहाँ हुए थे, सीता का रावण ने हरण किया था, राम जी ने रावण को मारा था। इस कथा का हम सबको पता है। कथा व्यास उसको 9 दिन तक हमें सुनाता है और बड़ा आनंद देता है, कारण वो उस कथा के विस्तार को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे वो व्यास होते हैं ना, कथा व्यास, वैसे ही यहाँ शिक्षक व्यास की भूमिका में होता है और शिक्षक कंप्लीटली जो है उस कविता की व्याख्या को आगे बढ़ाता है, शब्दार्थ को भी आगे बढ़ाता है, भावार्थ को भी आगे बढ़ाता है, उसमें जुड़ी हुई कोई अंतर कथा है उस कथा को सुनाता है, उससे जुड़ा हुआ कोई दृष्टांत है उसको सुनाता है और आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए पंक्ति आई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, जहर का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हंसी रे। तो व्याख्या में तो इतना ही होगा ना कि जहर का प्याला राणा ने भेजा और मीरा ने पी करके हंस करके पी लिया, ये हो गया शब्दार्थ। ठीक है, भावार्थ भी बता दिया कि मीरा को अपने प्रभु पे भरोसा था, इसलिए हंस करके उसके उस भय को उसने टाल दिया, ऐसा कुछ भावार्थ भी कर दिया। लेकिन अब इसने जुड़ी हुई कथा बता दी कि भाई मीरा का जन्म ऐसे हुआ था, भोजराज जी के साथ उनका विवाह हुआ था, भोजराज की मृत्यु के बाद राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम राजा बना और वो उनको मारना चाहता था, इसलिए उसने विष भेजा। ये अंतर कथा थी, ये कथा भी आपने सुना दी, कविता में थोड़ी थी ये कथा, ये आपने सुना दी। उससे जुड़ी हुई और कोई कथा बता दी, उनके जीवन के बारे में बता दिया, इससे रोचकता भी आई, बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा भी, ठीक है, और आपने उसकी पूरी व्याख्या भी कर दे। इसको कौन सी विधि कहेंगे? व्यास विधि। कौन सी विधि कहेंगे? लेकिन मुझे बताओ, छात्र सक्रिय है क्या? अरे छात्र सक्रिय है क्या? तो छात्र तो निष्क्रिय है। अब आप, हालांकि व्यास प्रणाली में आपने इस ढंग से समझाया, इस ढंग से भाव विभोर कर दिया पूरी कक्षा को, जैसे कई बार तुलसी वगैरह को पढ़ते हैं अपन आनंद लेते हैं, पूरा भाव विभोर हो गए। लेकिन महाराज, जब तक जो व्यक्ति स्वयं सक्रिय नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत जब तक लागू नहीं है, तब तक स्वयं वो भावों की अनुभूति नहीं कर पाएगा। ये आपका कौशल था कि आपने अपने वाणी के प्रवाह में समा बांध दिया, बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत मस्ती में डूबे हुए सुन रहे हैं। लेकिन काव्य के सौंदर्य तत्वों का बोध तभी होगा जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे। वो तो केवल मूक श्रोता है, वो तो निष्क्रिय बन करके बैठे। ये इसका क्या हो गया? दोष हो गया। तो अगले कहां पहुंचे हम? तुलना में। कहां पहुंचे? तुलना में। तुलना नाम से पता चल रहा, कंपैरिजन। मान लीजिए आप कबीर की कोई रचना पढ़ा रहे हैं, तो कबीर की उस एक रचना जैसी कोई दूसरी रचना की उसके साथ तुलना करके आप पढ़ाओ। इससे ये बड़ी कक्षाओं की विधियां हैं, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की विधियां हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। तो आप 2 कविताओं की तुलना करके आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चे को क्या होगा? कविता लिखने की शैलियों का ज्ञान होगा, कविता लेखन की शैलियों का ज्ञान होगा, ठीक है। और आप एक ही कवि की 2 नहीं, 2 कवियों की एक रचना, जैसे मान लीजिए आपकी कृष्ण के बाल लीला की कोई चित्रण है, सूरदास ने किया है। सूरदास का वो चित्रण पढ़ाते पढ़ाते आपने तुलसी का राम का बाल रूप का चित्रण भी साथ पढ़ा दिया, और फिर कहा कि देखो इनमें ये समानताएं, ये असमानताएं हैं, इनकी शैली, ये ब्रज में लिखते हैं, ये अवधि में लिखते हैं, ये इस प्रकार लिखते हैं, ये इस प्रकार लिखते हैं, ये असमानताएं हैं। इससे क्या होगा? बच्चा का काव्य संबंधी ज्ञान बढ़ेगा, विद्यार्थी का काव्य संबंधी ज्ञान बढ़ेगा। वो अलग अलग लेखकों की या एक ही लेखक की अलग अलग लिखने की शैलियों से परिचित होगा, साहित्य की शैलियों का उसको क्या होगा? ज्ञान होगा, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या करने में क्या हो पाएगा? सक्षम हो पाएगा। दूसरी बात, उसमें रुचि भी आएगी कि हाँ यार, सूरदास ने ऐसा लिखा है और आपके तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मीरा का एक पद दिया रहस्यवाद से जुड़ा हुआ, ठीक है, कि कहो तो कसुमल साड़ी रगाऊं, कहूं तो धारूं भगवां भेष। इस प्रकार की कोई रचना आई कि ये पूर्ण समर्पण की बात कह रही है मीरा। फिर कह दिया कि मीरा एक जगह ऐसा कह रही है, गिन गिन तारा रैन बिहानी, सुख की घड़ी कब आ। पर दो पद ले लिए, उनको कंपेयर किया, और उस कंपेरिजन से बच्चे का ध्यान अधिक केंद्रित होगा और उसको काव्य के व्यापक स्वरूप का क्या होगा? ज्ञान, अलग अलग शैलियों का क्या होगा? ज्ञान होगा, ठीक है। और तीसरी कौन सी है? समीक्षा। व्यास प्रणाली का विस्तारित रूप ही क्या है? समीक्षा। इसमें क्या होगा? और ऊंचे लेवल पे आप आ गए, ये छोटे बच्चों के काम की विधियां नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऊंचे लेवल पर आने के बाद काव्य की समीक्षा करेंगे। यहां आप अर्थ बता रहे थे,
भावार्थ बता रहे थे, अंतर कथाएं और दृष्टांत बता रहे थे, आप यहां तुलना कर रहे थे। अब आप यहां गुण दोषों की विवेचना करेंगे और भी ऊंचे लेवल पे। क्या कि आपके पास जो कविता है, वो कविता काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के कितने अनुकूल है, कहां कहां भंग हुआ है, इसमें जो सौंदर्य तत्व है, इसमें जो साहित्यिक तत्व है, वो सही ढंग से निरूपित हो पाए या नहीं हो पाए। क्या इस कविता की विशिष्टताएं थी और क्या इस कविता में कमियां रह गई। इतनी व्याख्या, एक समालोचक की जो भूमिका होती है ना साहित्य में, जो गुणों की बात भी करे और दोषों की बात भी करे, जो ये कहे कि हाँ ये इस काव्य की बड़ी विशेषता थी, इन्होंने बड़े अद्भुत ढंग से लिखा है, ये भी कहे लेकिन यहां कमी रह गई, इसका मतलब काव्य शास्त्र के अंगों का विवेचन होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्याएं होगी, गूढ़ ज्ञान की व्याख्याएं होगी, उसको क्या कह देंगे, समीक्षा प्रणाली, क्या कह देंगे। लेकिन आपने देखा इन तीनों में से एक भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, किसी में क्या कमी, किसी में क्या कमी। तो हम ये कहेंगे कि इन शिक्षक इन तीनों का अलग अलग प्रयोग नहीं करें, इन तीनों का समन्वित प्रयोग करें, तीनों का कैसा प्रयोग करें, सामूहिक प्रयोग करें। उसको कक्षा में जब लगे कि इस समय मुझे ये आगे बढ़ाना है, तब उस समय उस विधि को आगे बढ़ाए, फिर लगे कि अब ये सुधारने के लिए मुझे इस विधि का प्रयोग करना है, तो वो ये करे। शिक्षक, कुशल शिक्षक वही होता है। एक विधि सोच के जाए, उसके अनुसार पढ़ाए तो कुछ चीजें छूटेंगी, तो वो बच्चों के स्तर को, कक्षा के माहौल को, पाठ की प्रकृति को, सबको ध्यान में रखते हुए उसने जो कुछ सीख रखा उसका समन्वित प्रयोग करें, तब जाकर के उसका काव्य शिक्षण जो है ना सही हो पाएगा। समझ में आ गई विधियां। अब एक विधि और होते हैं महाराज, जिसको हम कहते हैं रसास्वादन विधि। कौन सी विधि, नाम से ही पता चल रहा किसका आस्वादन होगा, बोलो महाराज, रस का स्वाद लिया जाएगा। ये रस क्या है, रस इति कह पदार्थ, रस कैसा पदार्थ है, आस्वाद्यत्वात्, जिसका स्वाद लिया जा सके वही क्या है, रस है। अब महाराज जैसे आप काजू कतली खाते हैं, काजू कतली खाते हैं, खाने के बाद एक जो आनंद की अनुभूति होती उसी को रस कहते हैं। हा, ऐसे गले पे हाथ घुमा रहे कहीं जगह आ गया भाई आनंद। ठीक, तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य सृजनशीलता और कल्पनाशीलता का विकास करना है। ऐसे आंख बंद करके अनुभूति करो कि पहला बाइट तोड़ा है ऐसे अनुभूति करो। तो देखिए आचार्य भरत मुनि ने यही परिभाषा दी है महाराज। उन्होंने भी कहा है काजू कतली के लिए, उन्होंने क्या कहा कि कोई भोज्य पदार्थ होता है। अब हमने वो भोज्य पदार्थ काजू कतली चुन लिया, ठीक है। कोई भोज्य पदार्थ होता है वो अलग अलग चीजों से मिलकर के बना होता है, उनका सबका अलग अलग गुण होता है, लेकिन हम जब उसे ग्रहण करते हैं तो हमें अंत में एक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा उन्होंने लिखा भोज्य पदार्थ का उदाहरण देके। उस आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अरे आप कोई मूवी देखने गए, फिल्म देखने गए, फिल्म 3 घंटे की फिल्म है, उसमें कई दृश्य आए, कभी मारधाड़ भी आई, कभी ऐसे दृश्य भी आए कि आपको घृणा हो जाए, जैसे कोई किसी के गले को ऐसे छुरी से धीरे धीरे काट रहा हो, जुगुप्सा पैदा हो गई, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस ऐसा पैदा होता है कि धड़कनें बढ़ जाती है और व्यक्ति के मुख से आवाज तक निकल जाती है, अरे देख तेरे ये गोली चलाएगा, उधर हट जा। इतना आवेग भी आ जाता है कई बार, हम जब उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं तब अपने आप से पता ऐसी ऐसी स्थितियां भी आती है। कई बार हास्य की स्थिति भी आती है कि आप हंसने भी लग जाते हो। कभी कोई श्रृंगार का दृश्य भी आता है कि आपको किसी की याद भी आ जाती है। प्रभु होता है ना, कई होता है। 3 घंटे बाद जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो एक संतुष्टि के साथ निकलते, एक आनंद के साथ निकलते। उस आनंद को रस कहते हैं। उस आनंद को क्या कहते हैं, मैंने सिनेमा का उदाहरण दिया। आप कोई नाटक पढ़ रहे हैं, नाटक भी तो सिनेमा ही है, बस वहां उसको दिखा दिया गया, वहां पढ़ करके दृश्यों की आप कल्पना कर रहे हैं। कविता में भी क्या है, कविता में भी रस है। कविता पढ़ने के बाद भी एक आनंद की अनुभूति होती, उस अनुभूति को क्या कहते हैं, रस। मान लीजिए आपने रामचरितमानस पढ़ा, रामचरितमानस में कभी कभी जो है सिया राम के विवाह की बात आ रही है तो एक अलग प्रकार का भाव है। दशरथ मरण और राम भरत मिलाप प्रसंग है तो आंखें भीग जाए, ठीक है। रावण युद्ध हो, हनुमान जी जब प्रवेश करे लंका में तो एक अलग प्रकार का उत्साह रहता है, और रावण भी मरता है तब भी थोड़ा सा व्यक्ति इमोशनल सा ही हो जाता है। वो दृश्य जो है ना बड़ा ऐसे है। वो रविंद्र जैन गाते हैं ना, यही रात अंतिम यही रात भारी, और वो बड़ा भावुक सा गीत होता है कि वो रावण भी घूमता रहता है, उधर राम जी घूमते रहते हैं, होता है ना ये। रविंद्र जैन की रविंद्र जैन वैसे उनकी वो दृष्टि नहीं थी। रविंद्र जैन जो गायक थे अपने,
जिन्होंने रामायण में पूरा संगीत दिया, वो वैसे दृष्टिहीन थे, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि बड़ी विकसित थी। और अपने जयपुर में उन्होंने, रविंद्र जैन मंच है जयपुर में, और उन्होंने एक संगीत का स्कूल भी ओपन किया था रविंद्र जैन साहब ने, बड़ी प्यारी आवाज। खैर, तो आप उसमें कई प्रकार के दृश्य आते हैं, आते कि नहीं आते? 1 घंटे की रामायण देखने के बाद आप जब लॉकडाउन में बंद करते थे टीवी, तो एक अलग आनंद की अनुभूति के साथ करते थे। उस आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मुझे बताइए, उस रस का अनुभव कौन कर पाएगा? जो सहृदय होगा। जो कौन होगा? सहृदय के लिए सामाजिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जिसका हृदय निष्पाप होगा वही अनुभूति कर सकता है। ठीक है, जैसे रामायण के अंदर भी केकई वाला और दशरथ वाला प्रसंग आता है तो लाइट बंद करनी पड़ती है कमरे की, सब अपने अपने कोने में बैठ करके देखते रहते हैं। कोई एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखेगा तो आंसू दिख जाएंगे, इसलिए चुपचाप छिप करके देखना होता। स्वाभाविक ऐसा होता उस समय दृश्य। अब कोई निष्ठुर हृदय का व्यक्ति, उसके असर ही ना पड़े, उसके कोई असर नहीं पड़े, और जो कोमल हृदय का व्यक्ति उसके असर पड़ेगा। तो आचार्य भरत मुनि ने कहा, काव्य का आस्वादन भी कौन कर सकता है? सहृदय। उन्होंने इसके लिए एक बात लिखी कि जिस प्रकार भोज्य पदार्थ का उदाहरण देना ना, जिस प्रकार भोज्य पदार्थों का आस्वादन एक स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति, स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति कर सकता है। अरे किसी का सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, कोई बहुत भयंकर चिंता है, उसको कितना ही अच्छा भोजन ला दो, उसका ध्यान नहीं रहेगा, उसमें उसको उतना आनंद नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति, जिसका मन निर्मल है, वही काव्य के रस की भी क्या कर सकता है? अनुभूति कर सकता है। जो निष्ठुर पत्थर दिल टाइप के लोग होते हैं ना, उनको कुछ ही कह दो उनकी असर ही नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस रस का आस्वादन होगा कब? जब कविता का धारा प्रवाह है, उचित लय, गति, यति, आरोह अवरोह के साथ प्रेजेंटेशन होगा, तभी कविता की रस की अनुभूति होगी। जैसे मान लीजिए हम मंच पे जब जाते हैं, कवि सम्मेलन के किसी मंच पे जाते हैं, हमें वीर रस की कविता पढ़नी होती है, तो हमें उसे वीर रस की तरह प्रेजेंट करें, तब सामने वाले को वीर रस की अनुभूति होगी, तब उसके चित्त में द्युति उत्पन्न होगी। ठीक है, श्रृंगार का कोई कवि जा रहा है और वो श्रृंगार की तरफ पढ़े, तब चित्त में द्रुति उत्पन्न होगी। है ठीक है, वर्णा कैसे होगी भैया? ठीक है, अब कोई ऐसे पढ़े, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, उत्साह पैदा होगा क्या? अरे होगा क्या? है, उसको तो ऐसे पढ़े ना, बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी। अब मैं ऐसे थोड़ा सा ढंग से बोला तो आपने आधी पंक्ति पढ़ दी, पहली बार पढ़ा तब तो नहीं पढ़ी। समझे आप इस बात को? कारण रस की अनुभूति तभी होगी जब उस ढंग से उसका प्रेजेंटेशन किया जाए। अब कोई श्रृंगार की कविता है कि जब से वो इशारों की भाषा समझने लगे हैं, महाराज श्रृंगार नहीं, सामने वाला भयभीत हो जाए। भाई उस रस की अनुभूति कि जब से वो इशारों की भाषा समझने लगे हैं, वाह समझ में भी प्रैक्टिकल। जब आप अध्यापक बने तो आपको इनका प्रयोग करना है। अब आप कक्षा में जाके सुमड़ा टाइप की शक्ल बना के खड़े हो जाए वहां, और वहां पढ़ें कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पता ही नहीं होगा। है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो अनुभूति तो तभी होगी ना। अरे अनुभूति कब होगी? तभी होगी। ठीक है, तो कविता का प्रेजेंटेशन उसके रस के अनुरूप होना चाहिए, तब ही श्रोता रस का आस्वादन कर पाएगा। समझ में आ गई बात? और वीर रस की कविता को उस ढंग से, श्रृंगार की कविता को उस ढंग से, हास्य की कविता को उस ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा, तभी रसानुभूति होगी। भक्ति की कोई रचना है, उसको वो मुखमंडल पर भी भक्ति का भाव हो, भाषा में भी वो श्रद्धा हो, उसको वीर रस की तरह हमारी तरह को चिल्ला चिल्ला करके पढ़े कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो तो सामने वाला मुझे माखन खा रहा, क्या लड़ाई कर रहा बताइए। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। ठीक है भाई, आप श्रोता हैं, मैं वक्ता हूं, तो मुझे उस भाव का ध्यान तो रखना होगा ना। यदि वो भाव मेरी भाषा में, मेरे मुखमंडल में, मेरी आवाज में ना होगा और मैं खुद उसे अनुभूत नहीं करूंगा, तो आपको अनुभूति कहां से होगी? भाई कविता पढ़ते समय हम पहले स्वयं अनुभूति करते हैं, और जब स्वयं उसकी अनुभूति में डूब जाते तब जाकर के आप पे वो इफेक्ट डालती है। खुद को ही अनुभव नहीं होगी ना, तो सामने वाले को भी अनुभव नहीं होगी। ठीक है, तो इस ढंग से कविता पढ़ाई वो कौन सी विधि होती है? बोलो महाराज, रसास्वादन विधि होती है। अब इसका दोष क्या है? गुण तो हो गया,
काव्य के रस की अनुभूति हुई, काव्य के सौंदर्य तत्वों का बोध हुआ। दोष क्या है? दोष यह है कि इससे कविता के बाकी के जो अंग है वो उपेक्षित हो जाएंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र की चर्चा नहीं हो पाई। उस भाई अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, रस, और उनकी चर्चा करने लग जाओगे तो रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। दोनों एक दूसरे की पूरक है। रसास्वादन दोगे तो बाकी के जो साहित्यिक अंग है उनकी क्या हो जाएगी? उपेक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये कौन सी विधि है भैया? रसास्वादन विधि। समझ में आ गया? एक बार इस पूरे ज्ञान को एक जगह ले लेते हैं, है ना? देखना, ऐसे बोला करो रे, थोड़ा सा ऐसे रसास्वादन किया करो यार। क्या ऐसे? कौन सा शिक्षण? कविता शिक्षण या पद्य शिक्षण। उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य कल्पना शक्ति को जागृत करना, सृजनात्मकता का विकास करना, कविता के रस की अनुभूति करवाना, कविता पाठन की योग्यता का विकास करना, ये सब उद्देश्य हो गए। हमने पहली एक विधि देखी, कौन सी? अरे बोलो, आगे आगे गुरुजी गाएंगे, पीछे पीछे बच्चे गाएंगे, आनंद आएगा खूब। ठीक है। दूसरी कौन सी देखी है जी? अभिनय, गीत अभिनय विधि भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसमें क्या होगा कि उचित हाव भाव, अंग संचलन करते हुए, वो जैसे मैंने कहा ना कैसे कबूतर उड़ता आ जाए, उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। हाव भाव भी होगा। ठीक है। इससे बच्चे अभिनय कौशल भी सीखेंगे और आपका क्या सीखेंगे? कविता पाठन की योग्यता का भी विकास होगा। गीत नाट्य विधि भी इसको कहते हैं, गीत अभिनय प्रणाली भी कहते हैं। तीसरी कौन सी आ गई भैया? अर्थबोध विधि। कौन सी विधि? अर्थबोध विधि में क्या होगा? अरे अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ समझाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन बच्चा तो निष्क्रिय है, ना काव्य के रस की अनुभूति कर पा रहा है, ना सौंदर्य तत्वों का बोध हो पा रहा है, तो ये विधि भी क्या हो गई? दोषपूर्ण। ये चौथी पांचवी से चालू होकर के उच्च माध्यमिक स्तर तक चलती है। काफी प्राचीन विधि है, परंपरागत विधि है, प्रयोग भी लिया जाता है, लेकिन ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं, और अमनोवैज्ञानिक भी है। फिर बाद में हम किधर आए? बोलो महाराज। खंडान्वय विधि। कौन सी विधि? कविता को अलग अलग खंडों में बांट करके, एक खंड पढ़ा करके उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ करके आगे बढ़े। मतलब प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर के माध्यम से पाठ का क्रमिक विकास होगा, तो वो विधि क्या कहलाएगी? खंडान्वय विधि। लेकिन इसमें भी काव्य के सौंदर्य तत्वों का बोध नहीं हो पाएगा। फिर कौन सी विधि आई? बोलो महाराज। व्याख्या विधि। व्याख्या विधि को कितने भागों में बांटा? कौन कौन सा? व्यास। कौन सी विधि? कथा व्यास की भूमिका। कविता को पूर्ण विस्तार दोगे, उससे जुड़ी अंतर कथा प्रसंगों दृष्टांतों की आप व्याख्या करते हुए आगे बढ़ोगे। बच्चे भाव विभोर करके सुनेंगे, आनंद मग्न हो जाएंगे। लेकिन बच्चे स्वयं तो निष्क्रिय हैं, और जब तक व्यक्ति स्वयं सक्रिय नहीं होता तब तक वो भावानुभूति भी नहीं हो पाता। ठीक है। व्यास के बाद में कौन आई? तुलना। एक ही लेखक की दो रचनाएं या अधिक रचनाएं या अलग अलग लेखकों की समान प्रकृति की रचनाओं की तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तुलना में उनके काव्य तत्वों की तुलना भी हो गई, उनकी शैली की भी तुलना हो गई। इससे बच्चे का कविता के प्रति रुझान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, और कविताओं का ज्ञान भी बढ़ेगा। काव्य की अलग अलग शैलियों से भी वो परिचित होगा। फिर तीसरी कौन सी थी? कविता के साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करते हुए आगे बढ़ना। लेकिन यदि आपको अपने उद्देश्यों में सफल होना है तो आप इनके समन्वित रूप का प्रयोग करेंगे, इनके साझा स्वरूप का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, ना कि अलग अलग प्रयोग करेंगे। ये कौन सा शिक्षण हो गया? काव्य शिक्षण। कौन सा शिक्षण हो गया प्रभु? अरे बोलो। काव्य शिक्षण। कौन सा शिक्षण? काव्य शिक्षण। ठीक है। हाँ, एक रसास्वादन बच गई ना। कौन सी बच गई? रसास्वादन। कविता के रस का स्वाद लेते हुए आगे बढ़ना। तो कविता के रस का स्वाद लेना है तो कविता को उचित आरोह अवरोह प्रवाह लय गति के साथ प्रस्तुत करना होगा। आप उस ढंग से प्रस्तुत करेंगे तभी श्रोता उसके भाव की, उसके रस की अनुभूति कर पाएगा। लेकिन आप केवल रसानुभूति पर ध्यान देंगे तो पाठ के अन्य जो साहित्यिक अंग हैं, काव्य शास्त्र के जो अंग है, उनकी क्या हो जाएगी? उपेक्षा। और उनकी चर्चा करने लग जाओगे तो रस में क्या होगी? बाधा। अरे रस में बाधा का मतलब जैसे बहुत अच्छा सीन चल रहा टीवी पे और एकदम खतरनाक सीक्वेंस बना हुआ कि अब क्या होने वाला है, लाइट चली जाए, कितना बुरा लगे। ये लाइट ने जाकर के बीच के अंदर कैसे माँ या पिताजी चिल्लाते हुए बोले, और कितनी देर होगी टेलीविजन देखता, किताब लेकर बैठ गया है। और बाद में अरे अपन बहुत हाथ जोड़ करके विनती कर लो, 2 मिनट चुप हो जाओ। वो उस 2 मिनट लगातार बोलेंगे बाद में चुप हो जाएंगे, उस 2 मिनट वो लगातार बोलेंगे, नहीं सुनेंगे वो।
तो रस में क्या पैदा हो गया, भंग पैदा हो गया। वैसे ही कविता पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते बीच में छंद की चर्चा कर दी, व्याख्या में चले गए, अलंकार की चर्चा कर दी, व्याख्या में चले गए, तो कविता का जो रस माइंड में चल रहा था उसमें तो बाधा आएगी ना, ठीक है। और लेकिन केवल रस ही रस की अनुभूति करेंगे तो वो छंद रस अलंकार छूट जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हुई है, जुड़ी हुई। समझ में आयो? अरे आयो, आई गई तो इसमें क्या है। चलो लिखते हैं, हेडिंग बनाओ। पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण, पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण, पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण। अब बहुत ज्यादा लिखेंगे नहीं, अपन बेवजह के पन्ने नहीं भरेंगे, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। लिखिए। अब वैसे देखो यहाँ एक परिभाषा बनती है कि छंद युक्त रचना को काव्य कहते हैं, लेकिन हिंदी में तो बिना छंद की रचना को भी काव्य कहा जाता है। लेकिन मूलतः काव्य की परिभाषा यह है कि जो रसपूर्ण वाक्य, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि रसपूर्ण वाक्य को क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। एक बार लिख लो, छंद युक्त रचना को पद्य कहते हैं, छंद युक्त रचना को पद्य कहते हैं। छंद युक्त रचना को पद्य कहते हैं, छंद युक्त रचना को पद्य कहते हैं, ठीक है। बस गणी देखो, पद्य शिक्षण के उद्देश्य, पद्य शिक्षण के उद्देश्य, पद्य शिक्षण के उद्देश्य लिखो। बालकों की कल्पना शक्ति को जागृत करना, बालकों की कल्पना शक्ति को जागृत करना, बालकों की कल्पना शक्ति को जागृत करना। अगली पंक्ति में लिखिए, आरोह है, आरोह है, अवरोह है, आरोह है, अवरोह है, उचित लय, उचित लय, आरोह अवरोह उचित लय, गति, यति, यति मानी ठहराव, कविता पढ़ते समय हम विश्राम लेते हैं ना, उचित लय, गति, यति के साथ कविता पाठ करने की, कविता पाठ करने की योग्यता का विकास करना, कविता पाठ करने की योग्यता का विकास करना। अगली पंक्ति भी लिखिए, कविता के भावों की अनुभूति कराना, कविता के भावों की अनुभूति कराना। अब लिखिए, कविता शिक्षण की विधियां, कविता शिक्षण की विधियां। फर्स्ट नंबर पे लिखिए गीत विधि, गीत विधि, गीत विधि लिखिए। क्या होगा, गुरुजी गाएंगे पीछे पीछे, तो लिखो अध्यापक गाकर सुनाता है, अध्यापक गाकर सुनाता है, अध्यापक गाकर सुनाता है, एवं छात्र, एवं छात्र सामूहिक रूप से, एवं छात्र सामूहिक रूप से अनुकरण करके गाते हैं। अध्यापक गाकर सुनाता है, वह छात्र सामूहिक रूप से अनुकरण करके गाते हैं।
वह छात्र सामूहिक रूप से अनुकरण करके गाते हैं। ठीक है, अब ज्यादा इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है भाई, बच्चों को आनंद आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना। एक लाइन और लिख लो, प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी, प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी। प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी। अगली लिखो, अभिनय विधि या अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली क्या होगा भैया? इसमें गाने के साथ साथ हाव भावों का प्रकटीकरण भी होगा, अंक संचलन भी होगा। तो लिखिए, उचित लय, उचित लय, गति, यति, हाव भाव के साथ, उचित लय, गति, यति, हाव भाव के साथ अध्यापक अभिनय करता है। उचित लय, गति, यति, हाव भाव के साथ अध्यापक अभिनय करता है एवं छात्र भी उसका अनुकरण करते हैं, एवं छात्र भी उसका अनुकरण करते हैं, एवं छात्र भी उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है भाई, एवं छात्र भी उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, कक्षा का अनुशासन भंग ना हो और सब बच्चे सही ढंग से करें। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी लिख लीजिए, प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी। तीसरी लिखो, आराम आराम से लिखो, अर्थबोध विधि। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, शब्दार्थ कथन प्रणाली। भाई शब्दों के अर्थ बताते हुए आगे बढ़ना, नाम से ही पता चल रहा है, शब्दार्थ कथन प्रणाली। अर्थबोध विधि या शब्दार्थ कथन प्रणाली लिखो। इसमें यह विधि कक्षा 4-5 से लेकर कक्षा 4-5 से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में प्रयोग में ली जाती है। उच्च माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में प्रयोग में ली जाती है। यह परंपरागत विधि है, यह परंपरागत विधि है, किंतु यह परंपरागत विधि है किंतु सर्वथा दोषपूर्ण। यह परंपरागत विधि है किंतु सर्वथा दोषपूर्ण। यह परंपरागत विधि है किंतु सर्वथा दोषपूर्ण है। ठीक है, अगली पंक्ति भी लिखिए, शिक्षक किसी छात्र से, शिक्षक किसी छात्र से कविता पढ़ने को कहता है। शिक्षक किसी छात्र से कविता पढ़ने को कहता है। शिक्षक किसी छात्र से कविता पढ़ने को कहता है और कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए, और कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए पद्य का भी, कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए पद्य का भी अर्थ बताता जाता है। पद्य का भी अर्थ बताता जाता है। ठीक है,
अगली पंक्ति में लिखिए, शब्दार्थों पर अधिक बल देने से, शब्दार्थों पर अधिक बल देने से कविता शिक्षण, शब्दार्थों पर अधिक बल देने से कविता शिक्षण गद्यवत हो जाता है। जैसा गद्य होता है ना, वैसा हो जाता है। शब्दार्थों पर अधिक बल देने से कविता शिक्षण गद्यवत हो जाता है। अरे गद्यवत मतलब गद्य जैसा। भाई शब्दार्थों पर अधिक बल देने पर कविता शिक्षण कैसा हो जाता है? गद्यवत। फिर पद्य का मतलब भी क्या रहा? शब्द बताए, अर्थ बताए, शब्द बताए, अर्थ बताए, तो काव्य का जो सौंदर्य तत्व है या काव्य की जो भावानुभूति है, जो रसानुभूति, वो तो हो ही नहीं पाएगी। तो गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण में फिर अंतर क्या रहा? फिर तो, और जैसे आजकल हिंदी की कविताएं तो खुद ही कैसी हो गई है, गद्य जैसी हो गई है। अगली लिखो, व्याख्या विधि। चलो पहले खंडान्वय लिख लो। खंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि देखो। इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इस विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। इस विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रश्न उत्तर पूछेंगे तो सक्रिय तो रहेंगे ना। उनको एक तो यह भय रहेगा, गुरुजी प्रश्न करेंगे, खुद उत्तर देंगे, और व्यक्ति किसी प्रश्न का उत्तर जब स्वयं देता है तो उसके माइंड में वो चीज क्लियर होती तभी उत्तर दे पाता है, तो ज्यादा समझ में भी आएगा, समझना भी पड़ेगा। दोनों ही बातें हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, इस विधि में कविता को विभिन्न खंडों में बांटकर, इस विधि में कविता को विभिन्न खंडों में बांटकर उसके अर्थ व भावार्थ को, इस विधि में कविता को विभिन्न खंडों में बांटकर उसके अर्थ व भावार्थ को प्रश्नोत्तर के माध्यम से, उसके अर्थ व भावार्थ को प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। उसके अर्थ व भावार्थ को प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। हो गई बात। कविता को विभिन्न खंडों में बांट लिया, उसका अर्थ और भावार्थ दोनों को प्रश्न उत्तर के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। प्रश्न किया, बच्चों ने उत्तर दिया, आपने समझाया, फिर प्रश्न किया, बच्चों ने उत्तर दिया, कुछ नहीं समझ में आया तो आपने समझाया, उससे टॉपिक ज्यादा अच्छा क्लियर होता है वैसे। लेकिन क्या नहीं हो पाएगा? लिखिए अगली पंक्ति में, यह प्रणाली बहुत कुछ गद्य शिक्षण प्रणाली की भांति है। यह प्रणाली बहुत कुछ गद्य शिक्षण प्रणाली की भांति है। यह प्रणाली बहुत कुछ गद्य शिक्षण प्रणाली की भांति है। ठीक है। अगली पंक्ति में लिखिए, यह विधि अपनाने से कविता की विषय वस्तु, यह विधि अपनाने से कविता की विषय वस्तु तो स्पष्ट हो जाती है। यह विधि अपनाने से कविता की विषय वस्तु तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका सौंदर्य बोध, यह विधि अपनाने से कविता की विषय वस्तु तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका सौंदर्य बोध छात्रों को नहीं हो पाता है। पर उसका सौंदर्य बोध छात्रों को नहीं हो पाता है।
यह विधि अपनाने से कविता की विषय वस्तु तो स्पष्ट हो जाती है, पर कविता का सौंदर्य बोध छात्रों को नहीं हो पाता। अगली पंक्ति में लिखिए, संपूर्ण पाठ का विकास, संपूर्ण पाठ विकास प्रश्नोत्तर का ही, संपूर्ण पाठ विकास, पाठ विकास के बीच में डेस लगा देना भले भाई, पाठ का आगे बढ़ना, पाठ विकास का मतलब पाठ का आगे बढ़ना। संपूर्ण पाठ विकास प्रश्नोत्तर का ही क्रमोत्तर, प्रश्नोत्तर का ही क्रमोत्तर विकास प्रतीत होता है। संपूर्ण पाठ विकास प्रश्नोत्तर का ही क्रमोत्तर विकास प्रतीत होता है। जटिल पंक्ति लिखवा दी क्या? अरे सरल ही तो है भाई, क्रमिक ढंग से प्रश्न उत्तर ही प्रश्न उत्तर चलेंगे तो ऐसे लगता है जैसे कोई प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही पाठ का विकास हो गया। अब इस पाठ में, कविता पाठ में तो सौंदर्य तत्वों का बोध भी तो करवाना था, वो तो नहीं हो पाया। भावानुभूति करवानी थी, वो भी नहीं हो पाई। रसानुभूति करवानी थी, वो भी नहीं हो पाई। ठीक है, केवल प्रश्न उत्तर का क्रमिक विकास प्रतीत होता। ठीक है, तो ऐसे लगता है जैसे क्या हो, गद्य शिक्षण हो। अब लिखिए व्याख्या विधि। व्याख्या विधि देखिए, व्याख्या विधि शिक्षक पदों की, शिक्षक पदों की क्रमशः व्याख्या करते हुए, क्रमशः व्याख्या करते हुए, शिक्षक पदों की क्रमशः व्याख्या करते हुए भावार्थ को, शिक्षक पदों की क्रमशः व्याख्या करते हुए भावार्थ को स्पष्ट करता है, भावार्थ को स्पष्ट करता है। एवं साथ ही, एवं साथ ही, एवं साथ ही प्रासंगिक अंतर कथा, प्रसंग से जुड़ी हुई अंतर कथा, एवं साथ ही प्रासंगिक अंतर कथा, एवं साथ ही प्रासंगिक अंतर कथा दृष्टांत आदि को भी बताता है, दृष्टांत आदि को भी बताता है। एवं साथ ही प्रासंगिक अंतर कथा, अंतर कथा दृष्टांत आदि को भी बताता। भाई उस जो कविता है उसमें जो प्रसंग है, उस प्रसंग से जुड़ी हुई कोई कथा है, कोई दृष्टांत है, वो भी बच्चों को बताता है। अगली पंक्ति में लिखिए, मीरा, मीरा, मीराबाई, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, सूरदास, तुलसीदास आदि की, आदि की, आदि की कविताओं के पाठन में, आदि की कविताओं के पाठन में, आदि की कविताओं के पाठन में इस विधि का उपयोग किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है। मीरा, सूरदास, तुलसीदास आदि की कविताओं के पाठन में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगली पंक्ति में लिखिए, व्याख्या विधि के 3 भेद माने जाते हैं। तीनों भेदों के नाम लिख लो। व्याख्या विधि के 3 भेद माने जाते हैं, तीनों के नाम लिखो। व्यास प्रणाली, मैं हट जाता हूं इधर, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली। व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली। ठीक है भैया, सबसे पहले हेडिंग लगाओ व्यास प्रणाली, व्यास प्रणाली।
देखिए इस प्रणाली में क्या होगा, शिक्षक खुद ही शब्दार्थ बता देगा, भावार्थ बता देगा, व्याख्या बता देगा, सब कुछ प्रस्तुत करता जाएगा खुद ही शिक्षक। बच्चा निष्क्रिय रहेगा। तो बच्चा निष्क्रिय रहेगा तो सौंदर्य तत्वों का बोध है। मैंने कहा ना, जैसे राम कथा को तो अपन सब जानते हैं, लेकिन कथावाचक 8-9 दिन तक उसका विस्तार करके बताता, अपने को खूब आनंद आता है। उसी प्रकार कविता का विस्तार कौन करेगा, शिक्षक करेगा, लेकिन बच्चों का इसमें डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो लिखिए इस प्रणाली में शिक्षक स्वयं ही, इस प्रणाली में शिक्षक स्वयं ही शब्दार्थ, इस प्रणाली में शिक्षक स्वयं ही शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या आदि प्रस्तुत करता है, छात्र श्रोता बनकर रह जाते हैं। छात्र श्रोता बनकर रह जाते हैं। छात्र श्रोता बनकर रह जाते हैं। शिक्षक स्वयं ही कविता की शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या आदि प्रस्तुत करता है एवं छात्र क्या बनकर के रह जाते हैं, केवल श्रोता। वो सुन रहे हैं, शिक्षक रेडियो की तरह बोल रहा बेचारा, और बेचारे छात्र जो है ना, अरे व्याख्या प्रणाली का दोष है ये कि शिक्षक बकता रहता है और छात्र सोता रहता है। ये पंक्ति आती है व्याख्या विधि के दोष में कि शिक्षक बकता रहता है, छात्र सोते रहते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखी, शिक्षक कविता की विशेषताओं, शिक्षक कविता की विशेषताओं और सौंदर्य तत्वों का उल्लेख करता है। शिक्षक कविता की विशेषताओं और सौंदर्य तत्वों का उल्लेख करता है। शिक्षक कविता की विशेषताओं और सौंदर्य तत्वों का उल्लेख करता है, लेकिन छात्रों की सक्रियता न होने के कारण, उनमें कविता के रसास्वादन और भाव प्रकाशन, भावों का प्रकटीकरण हो गया ना, कविता के रसास्वादन और भाव प्रकाशन की क्षमता, कविता के रसास्वादन और भाव प्रकाशन की क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है। कविता के रस का आस्वादन और कविता के भावों का प्रकाशन, दोनों की क्षमता उसमें उत्पन्न, पर ना तो वो खुद रस की अनुभूति कर पाता है, ना वो भावों को कविता पढ़ करके प्रकट कर पाता है। ये क्षमताएं उसको व्यास विधि में से उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, समझ जाएगा, आनंद भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भाव प्रकाशन की योग्यता का विकास नहीं होगा और रसास्वादन भी वो नहीं कर, अरे वो सक्रिय ही नहीं है। जिस व्यक्ति को, अरे केवल मान लीजिए आपके सामने काजू कतली बनाई जाए, पूरी प्रक्रिया समझा दी जाए आपको, देखो ये काजू डाले गए हैं, ये पूरा है पूरा, और आपके सामने ऐसे उसकी कटिंग भी की जाए और वो चांदी वाला वर्क लगा करके सजा के प्लेट में रखी जाए, उससे आपको आनंद थोड़ी आएगा। आनंद तो आएगा उनको देखने से कि यार काजू कतली है, सुगंध भी आएगी, सब होगा, लेकिन प्रभु बात वो तो जब पहला बाइट जाए एकदम हल्का सा, साथ में विकास जी भुजिया, क्या वाह वाह, ठीक है। दूसरे लिखो तुलना प्रणाली, काजू कतली वैसा उसमें मिलावट नहीं होती, नहीं, काजू कतली में क्या मिलावट हो, काजू कतली में काजू के अलावा कुछ आता ही नहीं। अब कोई जबरदस्ती मावा मिला दे तो वो बाद में उसकी रेसिपी खराब हो गई, रेसिपी में नहीं होती ऐसा। काजू कतली तो काजू कतली है जी। और मैंने एक चीज और देखा, इन दुकानों पे टेस्टी नहीं मिलती वो,
वो तो शादी ब्याह में बनती है ना, वहां भी हर जगह तो लोग बिगाड़ देते हैं, कई जगह तो चीनी चानी डाल डूल करके नाश कर देते हैं उसका, कई जगह जो मोटे मोटे दड़ के आ हा लिखो तुलना प्रणाली, इसको बोलते हैं पूरे भावों की अनुभूति करवाना। भाई आपको पूरा फील करवा दिया जैसे यहाँ की भाई काजू। लिखिए तुलना प्रणाली, मुंह में पानी आया। लिखो इस बात पे तुलना प्रणाली। अरे सुबह सुबह मीठी बात ही तो कर रहे हैं। लिखो इनमें शिक्षक प्रस्तुत कविता के जो कविता गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसके समान भाव वाली कविता, जैसे मैंने कहा ना सूर्य की कृष्ण की बाल लीला की है तो तुलसी के भी राम की समान भाव वाली कविता, तो इसमें लिखिए इसमें शिक्षक प्रस्तुत कविता के समान भाव वाली, प्रस्तुत कविता के समान भाव वाली उसी कवि अथवा अन्य कवि, समान भाव वाली उसी कवि अथवा अन्य कवि की रचना प्रस्तुत करता है, उसी कवि अथवा अन्य कवि की रचना प्रस्तुत करता है। इससे छात्रों में कविता की रुचि परिवर्धित होती है। इससे छात्रों में कविता की रुचि परिवर्धित होती है। लिख दिया है बोर्ड पे, गलत मत लिखना। इससे छात्रों में कविता की रुचि परिवर्धित होती है और कल्पना शक्ति का विकास होता है, और कल्पना शक्ति का विकास भी होता है, और कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। अगली पंक्ति में लिखिए बालक को कविता में आनंद आने लगता है। बालक को कविता में आनंद आने लगता है। भाई इसका मैंने एक जीवन में अनुभव देखा। पिछली रीट से पहले जब हमारे यहाँ बैच चल रहे थे तो हम ऐसे बच्चों को प्रतिदिन 2-2, 4-4 लाइनें, उनको आदत पड़ गई, हम सुनाते थे, बच्चे भी सुनते थे, उनको आनंद आता था, ठीक है। अब बाद में हमने एक कार्यक्रम चालू किया, काव्यदीप चालू किया कार्यक्रम। उस समय जो विद्यार्थी जुड़े हुए थे वो उसका बड़ा इंतजार करते थे, ठीक है। अब उसमें विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी भी हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी भी, अलग अलग विषय के, जरूरी नहीं सब हिंदी के विद्यार्थी, उसमें ज्यादा साइंस वाले ही थे, ठीक है। लेकिन कभी वो मीरा को सुन रहे, कभी वो कबीर को सुन रहे, कभी वो सूर को सुन रहे, कभी तुलसी को सुन रहे। आरंभ में उनको वो कविताएं अच्छी नहीं लगती थे, लेकिन धीरे धीरे ये 4 पंक्तियां सुनते 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 कविता के प्रति एक रुचि जागृत हुई। फिर अलग अलग कवियों की रचनाएं देखी, उन्होंने देखा कबीर ऐसा लिखते हैं, मीना ऐसा लिखती है, तुलसी ऐसा लिखते हैं, तो वो आनंद की अनुभूति। और उसका मुझे कैसे पता चलता? टिप्पणियों से, और उनका जो उस समय जो इंतजार होता था लाइव सेशन का, ठीक है, उसमें कितने लोग उपस्थित थे और किस प्रकार के उनके वो लाइव चैट में क्या क्या टिप्पणियां चला करते थे, उससे मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती। 7 बजे यहां से जाता, 8 बजे उस कार्यक्रम का टाइम था, 10 बजे से पहले कभी नहीं आया वो, जाकर के रिकॉर्ड करना। उस समय टेक्निकल चीजें इतनी नहीं थी भाई, कोरोना काल में तो सब लोग टेक्निकल फ्रेंडली हो गए। उस समय उनको रिकॉर्ड करना, फिर उसके पीछे वो अलग थोड़ी ध्वनि, संगीतमय ध्वनि उससे मिलान करना, फिर उसको प्रस्तुत करना, बड़ा एकदम एक नया सा काम होता था। यहाँ बच्चे हमें चिल्लाते हुए देखते पूरे दिन, और वहाँ 8 बजे एक अलग प्रकार का भाव होता है कि स्क्रीन पर आ रहे हैं, जय हिंद साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ काव्यदीप के आज के कार्यक्रम में। एक अलग प्रकार का आनंद था। तो विभिन्न शैलियों से परिचित होने पर यदि दूसरे विषय के विद्यार्थी को आनंद आने लगा, तो जिनका विषय हिंदी है,
जिनका विषय हिंदी होगा उन्हीं को पढ़ाओगे आप कविता शिक्षण, तो स्वाभाविक तौर पे उनमें रुचि भी जागृत होगी और आनंद भी आने लगेगा और काव्य की विभिन्न शैलियों से वो परिचित भी होंगे। लिखिए, इससे छात्र विभिन्न शैलियों तथा कविता के रूपों से परिचित हो जाता है। इससे छात्र विभिन्न शैलियों तथा कविता के रूपों से परिचित हो जाता है और उसमें कविता के तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा जन्म लेती है उसके मन में आता है कि क्या क्या तुलना करें, क्या क्या अध्ययन है, कैसी कैसी शैलियां हैं, और उसमें कविता के तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा जन्म लेती है। अब लिख लीजिए, समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली व्यास प्रणाली का विस्तारित रूप है, जिसमें केवल कविता के गुण ही नहीं, दोषों की विवेचना भी होगी, काव्य शास्त्र के अंगों की विवेचना होगी कि इसमें रस का निर्वाह कितना सफल हो पाया, अलंकारों का प्रयोग कितना स्वाभाविक हो पाया, छंद विधान का निरूपण सही हो पाया या नहीं हो पाया, क्या इसका वैशिष्ट्य है और क्या इसमें क्या रह गई कमियां। इतना बोध विकसित करना मतलब शिखर। लिखिए, यह व्यास प्रणाली का ही एक रूप है। यह व्यास प्रणाली का ही एक रूप है। यह व्यास प्रणाली का ही एक रूप है। इसमें शिक्षक कविता के अर्थ, इसमें शिक्षक कविता के अर्थ और व्याख्या के साथ साथ, इसमें शिक्षक कविता के अर्थ और व्याख्या के साथ साथ, कविता के अर्थ और व्याख्या के साथ साथ साहित्यिक आलोचना सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता है। साहित्यिक आलोचना सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता है। साहित्यिक आलोचना सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता है। इसमें शिक्षक कविता के अर्थ व व्याख्या के साथ साथ साहित्यिक आलोचना सिद्धांतों को भी स्पष्ट करता है। अगली पंक्ति में लिखिए, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त छंद, रस, अलंकार, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त छंद, रस, अलंकार, गुण, दोष, भाषा शैली, गुण, दोष, भाषा शैली आदि का भी शास्त्रीय विवेचन करता है। आदि का भी शास्त्रीय विवेचन करता है। आदि का भी शास्त्रीय विवेचन करता है। शास्त्रीय विवेचन मतलब शास्त्रों के अनुसार उनकी जो विवेचना है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है, आचार्य उद्भट्ट ने क्या कहा, भामह ने क्या कहा, वामन ने क्या कहा, तो जो काव्य शास्त्र के सिद्धांत है उनके अनुसार वो कविता कितनी खरी उतरती है और कितनी नहीं, इसकी व्याख्या कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, यह विधि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं, यह विधि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं और
यह विधि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं और उससे ऊपर की कक्षाओं में, यह विधि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं और उससे ऊपर की कक्षाओं में अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। यह विधि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं और उससे ऊपर की कक्षाओं में अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। हो गई बात। मतलब 12वीं लेवल और 12वीं से ऊपर ग्रेजुएशन लेवल की कक्षाओं में यह विधि काम की है। अरे वरना तो कविता का रस अनुभव कर लिया वहां तक ठीक है, यहां रस अनुभव के साथ साथ कविता में कवि ने कमियां क्या छोड़ दी या इस कवि की विशेषताएं क्या है, वहां समीक्षा तो उसी को कहेंगे ना, गुण दोषों की विवेचना करना तटस्थ भाव से, उस स्तर तक का अध्ययन। ये तो उच्चतर माध्यमिक कक्षा और उससे ऊपर की कक्षा। देखो तीनों स्तर पे जो कविताएं लेंगे ना पाठ्यक्रम में, उसमें भी अंतर होगा। प्राथमिक स्तर पे तो सामान्य कविताएं लेंगे जिनमें केवल गायन हो और बच्चे को आनंद आए। उससे ऊपर के लेवल में आप थोड़ी वर्णनात्मक टाइप की कविताएं लेंगे, जैसे बुंदेले हर बोलूं के हम, इसमें वर्णन, एक घटना का वर्णन है, ठीक है। जैसे हल्दी घाटी कविता ले ली, घटना का वर्णन है, ठीक है। उससे ऊपर की जो लेवल होगा उसके अंदर आप गहरे सौंदर्य तत्वों का बोध कराने वाली कविताएं लेंगे, जिनकी व्याख्या के अंदर विद्यार्थी को थोड़ा सा जोर भी आए और आनंद भी आए। तो इसको लिखो, आप इस बात को भी लिख लो कि शैक्षिक स्तरों की दृष्टि से कविता के प्रकार, शैक्षिक स्तरों की दृष्टि से कविता के प्रकार, शैक्षिक स्तरों की दृष्टि से कविता के प्रकार। अरे किस शैक्षणिक स्तर पे किस प्रकार की कविता ली जाएगी, ठीक है। तो जैसे लिखिए प्राथमिक स्तर, बाल गीत, बाल गीत व छंदोबद्ध लय वाली रचनाएं जिनको गाया जा सके, ऐसे छोटे बच्चों के गीत लिए जाएंगे 5वीं कक्षा तक। तो अब उनको यहां अनुप्रास यमक श्लेष थोड़ी पल्ले पड़ेगा, उनको तो बस पढ़ने में मजा आ जाए, ऐसी कविताएं होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर वर्णन प्रधान काव्य, जिसमें किसी घटना का वर्णन किया गया हो, इस प्रकार का काव्य लेंगे आप। और उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या लेंगे, जिसमें भावात्मक व साहित्यिक सौंदर्य, जिसमें भावात्मक सौंदर्य भी हो और साहित्यिक सौंदर्य भी हो, ऐसा काव्य लेंगे। प्राथमिक स्तर पर बाल गीत व छंदोबद्ध लय वाली कविताएं, माध्यमिक स्तर पर वर्णन प्रधान काव्य, उच्च माध्यमिक स्तर पर भावात्मक व साहित्यिक सौंदर्य प्रधान काव्य। मूर्ति मधुर मनोहर दऊ देखी भयहु विदेह विदेह विषय की, ऐसी पंक्तियां वहां लेंगे। राम कथा कली पन्नग भरणी पुनि विवेक पावक कहे अरणी, ऐसे पढ़ाए, उसमें आनंद आएगा। छोटा बच्चे को उससे क्या मतलब उसको। और माध्यमिक स्तर पे भी वर्णन प्रधान काव्य रहेगा, जिसमें वर्णन है किसी घटना का, बच्चा सुन रहा है, आनंद ले रहा है और घटना समझ में आ रही। लेकिन जहां साहित्यिक और सौंदर्य तत्व हो, वो कहां आएंगे, उच्च माध्यमिक स्तर पे। अब एक विधि बच गई, रसास्वादन विधि। लिखिए रसास्वादन विधि। रसास्वादन विधि, रस धन आस्वादन, जहां रस का स्वाद लिया जाए, रस धन आस्वादन। लिखवाएं, लिखो। कविता का सस्वर, कविता का सस्वर भावानुसार वाचन किया जाए, कविता का सस्वर भावानुसार वाचन किया जाए।
कविता का सहस्वर भावानुसार वाचन किया, स्वर के साथ जैसा भाव है उसके अनुसार वाचन किया जाए, ताकि छात्र आनंद की अनुभूति कर सके। कविता का सहस्वर भावानुसार वाचन किया जाए ताकि छात्र आनंद की अनुभूति कर सके। ठीक है भाई। गुण, इस एक लाइन और लिख लो, इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं, उपसंहार विधि। गुण रुचि उत्पन्न होती है, मैं इसके गुण लिखवा रहा हूं, रसास्वादन के गुण लिखवा रहा हूं। गुण रुचि उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है ना, और भावनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, भावनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, इमोशनल। अरे कई लोग तो ऐसे डेली 4-4 श्रृंगार की पंक्तियां सुनकर के अंत तक जाते जाते ऐसे मजनू बन जाते हैं। क्या बात करते हो आप। भावनात्मक प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। पहला गुण रुचि उत्पन्न होती है, दूसरा भावनात्मक प्रवृत्ति का क्या होता है, विकास होता है। दोष लिखो, क्या शिक्षण का मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है, समझा कुछ ही नहीं पाएंगे, केवल आनंद आनंद ही मिलेगा। तो लिखो शिक्षण का शिक्षण की मुख्य भावना, शिक्षण की मुख्य भावना या मूल अर्थ, शिक्षण की मुख्य भावना या मूल अर्थ गौण हो जाता है, गौण हो जाता है। और दूसरा बिंदु लिखो, व्याकरण एवं साहित्य के अन्य अंगों की, व्याकरण एवं साहित्य के अन्य अंगों की उपेक्षा कर दी जाती है, व्याकरण एवं साहित्य के अन्य अंगों की उपेक्षा कर दी जाती है, व्याकरण एवं साहित्य के अन्य अंगों की उपेक्षा कर दी जाती है। ये कौन सी विधि है भैया, रसास्वादन। समझ में आयो। अरे काव्य शिक्षण समझ में आया, किस ढंग से किस स्तर पे क्या क्या पढ़ाना है। एक व्याख्या विधि के अंत में एक पंक्ति लिखना भूल गए अपन। व्याख्या विधि में 3 विधियां लिखी ना हमने, कौन सी, पहले व्यास लिखी, फिर तुलना लिखी, फिर समीक्षा। जगह बची है क्या वहां, 2 लाइनें लिखनी है, वहां लिखी है? तीनों प्रणाली पूरी होने के बाद नोट डाल करके लिखनी है, कहीं भी जगह है वहां लिख लो ना। चलो मैं समझा देता हूं और एक ही पंक्ति में निपटा देता हूं। अरे ये तीनों विधियां अपने आप में पूर्ण नहीं है, केवल एक विधि से आप अपने लक्ष्य को नहीं साध पाएंगे। तो नोट डाल करके लिख लीजिए कि शिक्षक को काव्य शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षक को काव्य शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षक को कविता शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपर्युक्त तीनों विधियों के, शिक्षक को काव्य शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपर्युक्त, उपर्युक्त मानी ऊपर लिखी गई तीनों, उपर्युक्त तीनों विधियों के समन्वित रूप का प्रयोग करना चाहिए। उपर्युक्त तीनों विधियों के समन्वित रूप का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन सी विधियों का, तुलना, व्यास और समीक्षा का। तीनों का क्या प्रयोग करना चाहिए, मिला जुला रूप प्रयोग में लेना चाहिए। आ गई बात समझ में? अरे समझाई हुई तो थी ना कि
केवल लिखिए। ये कौन सा पद्य शिक्षण कंप्लीट आपका होता है। समझ आयो? एक बार पुनः देखना। एक बार बोलिएगा जनाब, हमने अभी आज की कक्षा में क्या देखा? अरे बोलो महाराज, कौन सा शिक्षण है? रसपूर्ण वाक्य को ही क्या कहते हैं? पद्य। क्या कहते हैं? पद्य। छंदबद्ध रचना को क्या कहते हैं? पद्य। कितनी विधियां देखी? काफी विधियां देखी। पहली कौन सी है? ढंग से बोल लो। कौन सी विधि? कौन सी विधि? आगे आगे कौन गाएंगे? गुरुजी गाएंगे। पीछे पीछे कौन गाएंगे? और कौन सी विधि? गुरुजी गाने के साथ साथ हाव भाव भी प्रकट करेंगे, तो बच्चे भी देख करके हाव भाव क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। फिर कौन सी विधि? आप एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन कविता शिक्षण न रह करके वो गद्य शिक्षण जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन सी विधि? ये इसी का नाम है, ये नींद में बना रहे थे। फिर कौन सी विधि? कविता को विभिन्न खंडों में बांटकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। पाठ तो समझ में आ जाएगा, लेकिन भावानुभूति और भाव प्रकाशन की योग्यता का विकास क्या बात है, नहीं होगा में जो जोर लगाया ना आपने। कौन सी विधि? व्याख्या विधि। ये बड़ी काम की विधि है। वैसे इसको 3 भागों में बांटा। कौन सा? मुख्य भूमिका में कौन होगा? शिक्षक। उस कविता की अंतर कथार दृष्टांत सब कुछ बता देगा, लेकिन बच्चा तो क्या रहेगा? निष्क्रिय। तो निष्क्रिय रहेगा तो रसानुभूति और भाव प्रकाशन नहीं। फिर कौन सी? समान भाव वाली दूसरी रचना के साथ तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो समान रचना किसी उसी कवि की भी हो सकती है और अन्य कवि की भी। इससे साहित्य के अंगों का साहित्य की विभिन्न शैलियों का परिचय होगा और रुचि में विकास होगा। ठीक है बच्चे। फिर कौन सी है? साहित्यिक और सौंदर्य तत्वों की का विश्लेषण। ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर और उससे भी ऊपर की कक्षाओं में काम की। वैसे शिक्षक को तीनों का मिला जुला स्वरूप प्रयोग में लेना चाहिए। फिर कौन सी? रसास्वाद। उचित ढंग से बच्चे के सामने प्रेजेंट की जाए, भावपूर्ण और रसपूर्ण, ताकि बच्चा भी उस रस की अनुभूति कर सके। कि आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी लगे, बंद की आंख तो राधिका तुम लगे, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई से एक साधिका तुम लगे। ठीक है, अब भाव ये रस भंग हो गया ना। भाव जब तक भाव पूर्ण ढंग से प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, तब तक कविता के रस की अनुभूति नहीं होगी। समझ में आयो? इसी के साथ कक्षा को विश्राम देते। जय हिंद।